Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examinations. So students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हम लोगों को क्या देखना है, हमें देखना है लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में और जुडिशरी के बारे में, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमें सेपरेशन ऑफ पावर की ज़रूरत क्या पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि हमने अपनी पावर्स को 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ। तो देखो, उसको समझो कि क्या था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले क्या था कि हम लोग मोनार्की के अंडर थे, मतलब हमारे ऊपर कोई और रूल कर रहा था, एक राजा होता था और वो पूरे इस देश पे रूल करता था। तो मेन बात क्या थी कि जो सारी पावर्स थी वो एक ही पर्सन के हाथ में थी। जो हम इतने टाइम से फ्रीडम के लिए लड़ाई करते आ रहे थे वो यही तो था कि 1909 में, 1999 में ये जो हमारे धीरे धीरे एक्ट्स बनते गए और धीरे धीरे हमें क्या मिलती गई, पावर्स मिलती गई। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमें एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब हमें किसी भी पावर को किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं देना, बल्कि हमें इस पावर्स को डिफरेंट पीपल्स के बीच में डिवाइड करके रखना होगा, ताकि और ये भी साथ में इंश्योर करना होगा कि ये जो पावर्स हमने डिवाइड करी हैं ये आपस में एक दूसरे को चेक भी करते रहें, ताकि सब लोग अपना काम ठीक से करें और उन्हें ये भी रहे कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें आगे जवाब भी देना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी हमारी पावर्स हैं हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि पहली है हमारी लेजिस्लेचर, इसके बाद आती है हमारी एग्जीक्यूटिव और इसके बाद आती है हमारी जुडिशरी। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं विधायिका, इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका और इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। अब देखो, जैसा कि हिंदी के नाम से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि विधायिका का काम क्या होगा, विधि बनाना। मतलब जितने भी हमारे एक्ट्स बनते हैं, बिल्स पास होते हैं, बिल बनाए जाते हैं, वो सब काम कौन करेगा, वो सब काम करेंगी हमारी लेजिस्लेचर। इसके बाद मान लो कोई बिल था, वो एक एक्ट बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम यानी कि उसको लोगों तक पहुंचाने का काम वो किसका होता है, वो होता है हमारी कार्यपालिका का। और ये दोनों बॉडीज़ अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई और भी अगर इन एक्ट्स का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर जो केस चलेगा, उसको जो सज़ा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, वो दंड कौन देगा, वो उसे देगी न्यायपालिका। अब ये जो न्यायपालिका है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज़ या फिर हमारी जितनी भी जनता है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक से काम करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने काम नहीं करा तो हमें दंड भी मिल सकता है। ठीक, अब एक एक करके समझते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ये बॉडी क्या काम करेगी, ये बॉडी क्या काम करेगी, ये बॉडी, लेकिन इन बॉडी के अंदर कौन लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी पोस्ट क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो देखिए, कार्यपालिका में भी क्या है, कार्यपालिका में हम इसको 2 पार्ट्स में सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो हमारी स्थायी है, यानी कि जो है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट, और एक है हमारी अस्थाई यानी कि टेम्परेरी। अब इन दोनों से क्या मतलब है, इन दोनों को समझते हैं। देखो, स्थाई एग्जीक्यूटिव में, स्थाई कार्यपालिका में हमारे वो लोग आते हैं जो आते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे IAS PCS वाले बंदे होते हैं जो हमारा UPPSC एग्ज़ाम वगैरह के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं, वो सारे के सारे होते हैं हमारे स्थायी बंदे। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब इनकी 60 साल एज पूरी जाती है, 62 साल की एज पूरी हो जाती है, तब तक इनका कार्यकाल चलता रहता है एज इट इज़। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनका सिर्फ ट्रांसफ़र होता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इन्हें कोई हटा देगा इनके पोस्ट से कि इनका टर्म है वही 5 साल का, 6 साल का। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम के थ्रू चूज़ होकर आए हुए होते हैं, अपॉइंट हुए होते हैं। इसलिए जो इनका कार्यकाल होता है वो 60 या 62 साल, जितना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वैसे चलता रहता है। लेकिन अगर हम अभी अस्थाई की बात करें तो अस्थाई में जैसे कि आती हैं हमारी सारे
मंत्रिपरिषद, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं हमारे अस्थायी कार्यपालिका में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर जो हमारी जितने भी वर्किंग पीरियड होता है, टर्म होता है चीज़ों का, वो होता है हमारा 5 साल का, और 5 साल के बाद अगर किसी गवर्नमेंट ने काम किया है तो वो वापस से आएगी, अदरवाइज़ वो नहीं आ पाएगी, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी। अब इनमें हम समझते हैं कि आखिर ये टेम्परेरी में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली है यानी कि पावर का डिवीजन देखने को मिलता है हमें। पावर का डिवीजन किस तरीके से देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। तो जब हमें पावर्स का डिवीजन देखने को मिला तो यानी कि जो हमारी कार्यपालिका होगी वो भी हमने 2 लेवल पर बनाई होगी। कौन कौन से, एक तो केंद्र पे और एक राज्य पे। तो जब केंद्र में और राज्य में हमने अलग अलग कार्यपालिका बनाई तो वहाँ पे अलग अलग ही लोग बैठेंगे। तो अब हम समझते हैं कि अस्थायी जो हमारी कार्यपालिका है उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारी होती हैं, यानी कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। अस्थायी कार्यपालिका, अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी। एक है हमारे केंद्र पर यानी कि यूनियन लेवल पर, और एक है हमारी राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर। अब देखो केंद्र लेवल पर अगर हम जैसे बात करें तो जो हमारी सबसे ऊंची पोस्ट है, यानी कि जिसे हम इंडिया का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं, भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं, कौन, हमारे राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो हमारे एग्जीक्यूटिव में होते हैं वो, इसके बाद आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। अब देखो इसी के साथ साथ ना हम एनालॉजी करते हुए सेम टू सेम चीज़ें पढ़ते रहेंगे कि अगर केंद्र में राष्ट्रपति हैं तो राज्य में कौन होंगे, राज्य में होते हैं राज्यपाल। इसी तरीके से केंद्र में कौन होते हैं, केंद्र में होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसी तरीके से राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री, और इसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद। और अगर मैं राज्य में बात करूं तो यहाँ पे आता है मंत्रिमंडल। अब ये जो मंत्रिपरिषद है इसमें भी जो हमारी हाईएस्ट कमेटी होती है वो होती है हमारी कैबिनेट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे मंत्री, जैसे कि हमारे राज्य के मंत्री, उप मंत्री, वो सब भी हमारे किस में आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। तो ये है हमारा कार्यपालिका का स्ट्रक्चर, मतलब ये वो लोग हैं जो कोई भी काम को, कोई भी पॉलिसी को, कोई भी बिल को इम्प्लीमेंट करवाते हैं पूरे देश में, ठीक। केंद्र लेवल पे ये लोग कराएंगे और राज्य लेवल पे ये लोग कराएंगे। ये तो बात रही हमारी कार्यपालिका की। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, इसी के साथ ही समझते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि विधायिका के बारे में। अब देखिए विधायिका में भी फिर से वही 2 चीज़ें डिवाइड होंगी, एक होगी हमारी केंद्र स्तर पर और एक होगी हमारी राज्य स्तर पर। तो अगर हम बात करें कि विधि बनाने का काम केंद्र लेवल पे कौन करता है, जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में देखा था, और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, तो ये काम होता है संसद का, ठीक है जी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं संसद में भी 2 सदन होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक होता है हमारा लोकसभा और एक होती है हमारी राज्यसभा, यानी एक निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। लेकिन एक और हमारा पार्ट होता है संसद का, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब। तो अब आप ये चीज़ सोच के देखो कि जो हमारी कार्यपालिका है वहाँ पे भी हमें राष्ट्रपति देखने को मिल रहे हैं, और जो हमारा लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी हमें राष्ट्रपति देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि मान लो इन लोगों ने कोई बिल पास कर दिया, कोई एक्ट बनाना चाहे, लेकिन उससे पहले इन्हें राष्ट्रपति की सहमति तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो बिल जो है हमारा एक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से यहीं पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाता है चीज़ों में कि एक तरफ तो हम बात करते हैं सारी चीज़ों के सेपरेशन की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही सेम अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में क्या होती है, राज्य स्तर में देखने को हमें मिलती है विधान मंडल। अब
ये जो विधानमंडल है स्टूडेंट्स, ये भी फिर से हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके से यहाँ पे होती हैं विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो विधानसभा है ना स्टूडेंट्स, ये तो हमें मिलती है सारे राज्यों में, ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। प्लस हमारे पास दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे हमें विधानसभा देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। इसीलिए हम लोगों ने देखा था जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो इनके मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो भी उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब ये जो विधान परिषद होती है ये आपको कुछ ही स्टेट्स में देखने को मिलेगी और ये टोटली किसके हाथ में होती है? ये होती है राज्य के हाथ में कि वो विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं या नहीं, ये टोटली उन पे निर्भर करता है। और अगर विधान परिषद पहले से है तो उसको भंग भी किया जा सकता है और उसका पुनः निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला ये नहीं होता। ठीक है, तो ये बात रही। अब देखो ये राज्य स्तर पर क्या बनाएंगे, ये हमारे लिए राज्य स्तर पर बना रहे हैं लॉज, कानून बना रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि इस बिल को पास होने के लिए, इसको एक्ट बनने के लिए एक राज्य में किसकी ज़रूरत पड़ती है? राज्यपाल की एक्सेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से क्या हो रहा है कि ये जो हमारी कार्यपालिका है और जो हमारी विधायिका है, ये आपस में हमें कहीं ना कहीं मिक्स होती हुई दिखाई देती है। तो जो हमने सेपरेशन की बात करी थी, पावर्स की बात करी थी, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें मिक्सिंग होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो एक तरह से ये सब चीज़ें डिफरेंट भी हैं और कहीं ना कहीं आपस में जाके मिल भी रही हैं। लेकिन ये थर्ड पार्ट जो है हमारे इसका, वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। अब देखो इस न्यायपालिका का इन दोनों से किसी भी तरीके से कोई लिंकअप नहीं होता। ये बिल्कुल है एक तरह से हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र, और इसको होना भी पड़ेगा। अगर मान लो ये इन दोनों में से किसी के साथ मिल जाती है या इसका कोई मेंबर यहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दे, तो एक तरह से आप सोच के देखो कि आपको नहीं लगेगा कि वो फिर किसी ना किसी तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करने लगेंगे, प्रभाव डालने लगेंगे। फिर तो इन्हीं लोगों का दबदबा हो जाएगा न्यायपालिका में भी। जो ये लोग चाहेंगे वो कोर्ट से करा सकते हैं, आम जनता का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो हमारी न्यायपालिका होती है, ठीक है, ये हमारी सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक है, और केवल ये किसको फॉलो करेगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। इसके सामने कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी एक आम पर्सन क्यों ना हो, सब बराबर हैं। तो अगर हम केंद्र लेवल पे देखते हैं, यानी कि यूनियन लेवल पर देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और अगर हम राज्य लेवल पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं हमारे हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, और इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, यानी कि जिला स्तर पर बात करें, तो हमें देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से सारी जो हमारी पावर्स हैं वो सेपरेटेड हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल करवाया गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। स्टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।